वेलकम बैक टू माय चैनल। हम दिसंबर 2022 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले लास्ट के जो हमारे दो पेपर थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। 23 के दोनों पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम आगे 22 वाले पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन हमने कर दिए थे। 50 उसके आगे का हमने सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है आपका द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कलर आर। ठीक है, जो आपका कलर है उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या क्या है। ठीक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब आपने देखा होगा कलर का आपके मूड पे, आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बोलते हैं कलर को। अगर आपने बहुत डार्क कलर यूज़ किए हैं तो आपको क्या होगा, एक इरिटेशन, गर्मी ये होगी, एनर्जी फील होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग तरीके के कलर्स हैं जो हम पे इफेक्ट डालते हैं। तो क्या क्या दिए हैं ऑप्शन में, हमें इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है। ठीक है, कलर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सीमिंग टू एडवांस। ठीक है, तो हमारे जो कलर हैं रंगों में निकट आने की प्रतीति के गुण होते हैं। यानी कि अगर आप अपने रूम में, ठीक है, रूम में आप डार्क कलर यूज़ करोगे अपने इक्विपमेंट्स पे, जैसे सोफ़ा हो गया, ये हो गया, इन सब चीज़ों पे डार्क कलर, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके करीब आ रहे हैं, यानी कि आपका स्पेस आपको कम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका समीप आने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये होती है, सही बात बोल रहे हैं ये। कलर चेंज द डायमेंशन, इसके विपरीत अगर आप लाइट कलर यूज़ करोगे तो आपको कलर बड़ा बड़ा, कमरा आपका बड़ा लगेगा और सामान जो है आपको छोटा छोटा लगेगा उसमें। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला है कलर चेंज द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कलर चेंज द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कलर जो है किसी चीज़ का डायमेंशन तो नहीं चेंज करता है, लेकिन वो एक इल्यूजन जो है वो करता है। ठीक है, डायमेंशन तो आपको कलर से कोई चीज़ छोटी थोड़ी ना हो जाएगी, लेकिन हमें वो छोटी दिखाई देगी। ठीक है, अगर हमने उसमें लाइट कलर यूज़ किए तो, अगर डार्क कलर यूज़ किए तो वो हमें बड़ा दिखाई देगा, पर रहेगा तो उसी शेप का ना, और उसी डायमेंशन का रहेगा। ठीक है, तो ये तो गलत है इसका। ठीक है, चेंज नहीं होता, लेकिन हमें इल्यूजन इफेक्ट देता है वो। ठीक है, कलर कैन इफेक्ट द मूड ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल कलर आपके मूड को भी इफेक्ट कर सकता है। आपको एक तो वैसे गर्मी में तपतपाए आए हो आप धूप से, अंदर आके भी आपको बिल्कुल रेड कलर मिल जाए तो आपका और गुस्सा भड़केगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा है कलर हैव अ वेरी डेफिनेट इफेक्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो हाँ, हैव अ वेरी, ठीक है, तो इस कलर में क्या पाया जाता है, रंग के एक दूसरे में बहुत निश्चित प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी है, हमारा जो कलर है वो एक दूसरे को इफेक्ट भी करता है। कलर एड टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलर हमारा क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को वेट ऐड करता है। अगेन वही वाला क्वेश्चन है, ऐड नहीं करता, सिर्फ इल्यूजन देता है, भ्रम पैदा करता है। ठीक है, ऐड वो कुछ नहीं करता है, वो बस हमें देखने में ऐसा लगता है कि अभी चीज़ जो है थोड़ी भारी भारी हो गई, रेड कलर आपको दूर से दिखाई देगा। ठीक है, तो उस समझ में आ गया। तो इसके जो आंसर है वो हमारे क्या है, कलर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सीमिंग टू एडवांस। ठीक है, निकट आने की प्रकृति दिखाई देती है। और इसके अलावा दूसरा वाला है कलर्स कैन इफेक्ट द मूड ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, और कलर्स हैव अ वेरी डेफिनेट इफेक्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये तीन आंसर इसके ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर है आपका ठीक ए सी डी, ए सी और डी, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ए सी और डी। ठीक है, ए सी और डी, तो ये आपका आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें हमारे किस किस चीज़ की कॉस्ट जो होगी उसमें इंक्लूड होती है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारी इंक्लूड कौन कौन सी होती है, कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इंस्टॉल जो करते हैं हम प्लांट और मशीनरी को। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट भी होगी। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट इंक्लूड कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, एक तो आपका जो भी प्लांट और मशीनरी, जो भी चीज़ें आप इक्विपमेंट्स वगैरह, मशीन्स वगैरह उसमें प्लांट कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो उसका कॉस्ट भी तो आप लोगे ना। फिर है कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड का कॉस्ट भी आपका आएगा। और फिर दूसरा है सेल्स रेवेन्यू। ठीक, सेल्स रेवेन्यू नहीं आएगा इसमें। और फिर थर्ड वाला है टेक्निकल नोन हाउ कॉस्ट। ठीक है, तकनीकी ज्ञान की लागत, ये भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। और सर्वे ऑफ मार्केट, मार्केट के सर्वे को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए बी और डी, ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी, डी वाला। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये कि जो हमारे एडोलसेंस की जो थिंकिंग है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती हैं, एडोलसेंस की थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने दिया है ऑप्शन में ईगोसेंट्रिज्म होते हैं एडोलसेंस हमारे, इमेजिनरी ऑडियंस होते हैं, ठीक है, काल्पनिक श्रोता दर्शक गण होते हैं, और पर्सनल फेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका इल्यूजन ऑफ वल्नरेबिलिटी और इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, ठीक है। इनमें से हमें सिलेक्ट करने हैं 4 ऑप्शन जैसी एडोलसेंस की थिंकिंग होती है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, एक तो ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, जो बच्चों जो एडोलसेंस होते हैं हमारे उसमें ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, ठीक है। वैसे तो देखो ईगोसेंट्रिज्म हमारा बेसिक जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन क्योंकि एडोलसेंस में भी एक तरीके से उनकी सोच भी क्या होती है, उन्हें किसी और की इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही बाकी का वर्ल्ड भी सोच रहा है, इसलिए तो इतनी गलतियाँ करते हैं वो, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिज्म थिंकिंग पाई जाएगी इसमें एक एडोलसेंस की, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म पाया जाएगा। दूसरा इसमें पाया जाता है आपका इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है, ये एक तरीके के इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं ये, ठीक है। दूसरा आपका पर्सनल फेबल, पर्सनल फेबल में पाया जाता है, उन्हें लगता है कि वो स्पेशल और यूनिक है, ठीक है, तो स्पेशल और यूनिक समझते हैं वो अपने आप को। और फिर है इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, ठीक है, इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, एडोलसेंस होते हैं वो ये मानते हैं, परसीव करते हैं अपने आप को यूनिक और इनवल्नरेबिलिटी टू नेगेटिव आउटकम्स, मतलब उन्हें लगता है कि किसी भी नेगेटिव आउटकम्स उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो उनसे प्रोटेक्टेड है, इस तरीके का वो मानते हैं। तो इस तरह 4 थिंकिंग हमारी एडोलसेंस में पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, एक तो ईगोसेंट्रिक हो गया, इमेजिनरी ऑडियंस हो गया, थर्ड वाला हो गया पर्सनल फेबल, और फिर फोर्थ है आपका इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, ठीक है, ये 4 उसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हेड स्टार्ट कंटेंट्स दीज बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। हेड स्टार्ट क्या था, हेड स्टार्ट एक प्रोग्राम था, ठीक है। हेड स्टार्ट हमारा क्या है, जैसे आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पढ़ा होगा, ECCE, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हमारा एक प्रोग्राम था जिसको बोलते हैं हम हेड स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था जब आपका विश्व युद्ध, ठीक है, जब आपका वर्ल्ड वॉर था उस समय आपका ये वाला स्टार्ट किया गया था कि जो भी बच्चे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उनको एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंतर्गत उन बच्चों को अडॉप्ट करके एक बेहतर लाइफ देना उनके लिए एक तरीके के वो जो ऑर्फनेज होते हैं वो सब अवेलेबल कराना, तो उसके लिए आपका हेड स्टार्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका हेड स्टार्ट प्रोग्राम है। अब इसको हेड स्टार्ट प्रोग्राम को हमने किस के थ्रू किया था, ठीक है, ठीक है। तो जो हेड स्टार्ट प्रोग्राम है ये आपका लगभग 1965 के आसपास स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो भी और ये स्टार्ट किसने किया था, ये आपका स्टार्ट किया था इसके अंतर्गत आपका स्टार्ट हुआ था हेड स्टार्ट मोंटेसरी हाउस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये 1985 में स्टार्ट किया था सामिना महमूद ने, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट करवाया था ये। और ये जो संस्था थी, ठीक है, हेड स्टार्ट प्रोग्राम जो थी ये आपका इसके अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये जो आपका मेन किसने किया था, ये किया था आपका मेन जो ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट करवाया था वो करवाया था आपका यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंतर्गत ये वाला हेड स्टार्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करवाए गए थे 1965 में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब इन्होंने पूछा है कि हेड स्टार्ट कंटेन्स दीज बेसिक प्रिंसिपल, तो इन्हें बताना है कि हेड स्टार्ट में कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो इंक्लूड किए गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले दिया है द प्रोविजंस ऑफ हाई क्वालिटी अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो ये सही बात बोल रहा है। इसमें सबसे पहले जो हाई क्वालिटी प्रोविज़न दिया था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, तो ये पॉइंट इसका सही है, ठीक है। तो ये इन्होंने रखा था हेड स्टार्ट प्रोग्राम में। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, द प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, हाँ गुड हेल्थ पे भी इन्होंने काम किया था, क्योंकि ये सब बच्चे वो थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और ये सब इनको न्यूट्रिशन की बहुत कमी थी, तो उस एज में उस समय इनकी हेल्थ पे भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। फिर है जीरो पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन द प्रोग्राम इन विच देयर चिल्ड्रन पार्टिसिपेट, ठीक है, ये उल्टी बात बोल रहा है, ठीक है। और जो नहीं कि डेथ ही हो गई हो, पेरेंट्स हो भी पर इस लायक ना हो कि वो आपको पाल रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए भी हेल्थ, जैसे हमारे आंगनवाड़ी चलता है आजकल, ठीक है, तो एक तरीके का आंगनवाड़ी ही था उस समय ये, ठीक है। द यूज ऑफ फैमिलीज ऑफ सोशल सर्विसेज इन द कम्युनिटी व्हेन नीडेड,
नीडेड, ठीक है, जब द यूज़ ऑफ फैमिलीज ऑफ सोशल सर्विसेज इन कम्युनिटी व्हेन नीडेड, ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप फैमिली को भी यूज़ कर सकते हो पेरेंट बच्चे के, ठीक है। द चाइल्ड आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट, ये उल्टी बातें बोलते हैं, तो ये तो आप वैसे भी देख लो, जीरो पार्टिसिपेशन किसी भी प्रोग्राम में नहीं हो सकता है पेरेंट्स का, और एक ही वाला, ठीक है, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल उल्टी बोल रहे हैं, तो आप इनको भी एलिमिनेट कर दोगे, आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तब भी आप इसमें आंसर में बचे हुए क्वेश्चंस को लगा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद इसका आंसर हो गया आपका ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी आपका इसका आंसर है, ठीक है, ए बी और डी, ए बी और डी यानी कि बी वाला, ठीक है, ए बी और डी यानी कि बी वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ यूनिक फील्ड बिकॉज, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक यूनिक फील्ड है, ठीक है। आजकल वैसे तो पहले इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कभी दिखाई नहीं देते थे एग्जाम में, लेकिन इस बार अलग ही तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत बेसिक्स और आसान क्वेश्चन हैं। थोड़ा अब जो क्वेश्चन आप देखोगे तो इनमें यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगी पहले के क्वेश्चन से और अब के क्वेश्चन में। एक तो करंट अफेयर बहुत ये लोग इंक्लूड कर रहे हैं आजकल, तो अब मैं एक सेशन करंट अफेयर का भी लेके आऊँगी जो होम साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है, तो उसमें क्या होगा आजकल आप देखोगे तो ये करंट अफेयर पे भी बहुत काम कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ यूनिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी है ये, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत सारे डिसिप्लिन है इसके अंदर और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है ये। दूसरा है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है ये। और पर्सनल एप्लीकेशन अलॉन्ग विद प्रोफेशनल एप्लीकेशन, ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन अलॉन्ग विद प्रोफेशनल एप्लीकेशन, मतलब आप इसे अप्लाई भी कर सकते हो पर्सनली और साथ में प्रोफेशनल जो आपके प्रोफेशनल सेल्फ है उनके साथ भी मिलकर के आप HD को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ मैं उसे अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ और प्रोफेशनल्स भी के साथ मिल करके भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इंक्लूड कर सकती हूँ, जैसे कि आपके मैरिज काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, फैमिली काउंसलर्स होते हैं, चाइल्ड काउंसलर्स होते हैं, तो ये सब आपके प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो मैं खुद पर्सनल एप्लीकेशन भी है, साथ साथ में प्रोफेशनल एप्लीकेशन भी है ये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, A, C और D, ठीक है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है ये। हमारे देश में तो HD का इतना फील्ड नहीं है, इतना अभी फील्ड लोग अभी से इसको वैल्यू नहीं देते, लेकिन आप विदेश में देखोगे तो जैसे यहाँ डॉक्टर बैठे रहते हैं ना गली खूमचे में, वैसे ही वहाँ विदेश में काउंसलर्स गली खूमचे में खोले रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबगार स्कोरिंग इज यूज टू टेस्ट, ठीक है, अबगार स्कोरिंग में हम क्या क्या डालते हैं। अबगार क्या है, अबगार क्या है आपका, अबगार एक स्केल है, ठीक है, क्या कौन सा स्केल है ये, इन्फेंट का स्केल है, ठीक है, किसका स्केल है, इन्फेंट को असेस करने का स्केल, ठीक है। तो अबगार स्केल्स क्या है, ये हमारा एक जो आपका बेबी न्यूबॉर्न बेबी है जब वो पैदा होता है तुरंत ही, तो उसके तुरंत पैदा होते ही 5 मिनट्स के अंदर अंदर हम क्या लगाते हैं, अबगार स्केल लगाते हैं, ठीक है। अबगार स्केल में क्या होता है, कुछ लिस्ट होती हैं, उस लिस्ट में हमें टिक लगाना होता है और उस बच्चे को मार्क्स देने होते हैं, जैसे कि उसका मसल्स कैसा है, ठीक है, मसल टोन कैसी है उसकी, ये हम देखते हैं अबगार स्केल में, ठीक है। कलर कैसा है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है बेबी का, जैसे बेबी अगर अच्छे से हेल्दी बेबी पैदा हुआ है तो उसका पिंक कलर होगा बॉडी का, ठीक है। थोड़ा सा अगर बेबी जो है आपका अच्छे बिल्कुल हेल्दी थोड़ा कम हेल्दी है तो उसका ब्लू कलर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का कम पिंक होगा और फिर ब्लू भी हो सकता है 3rd नंबर पे, तो हम इसे मार्क्स देंगे। अगर पिंक कलर दिखाई देगा तो आप उसे कितने नंबर दे दोगे, 2 नंबर दे दोगे, ठीक है। पिंक कलर होगा तो आप उसे 2 नंबर दे दोगे, और अगर इससे भी कम होगा तो आप उसे 1 या 0 नंबर भी आप उसे दे सकते हो। अपीयरेंस में कैसा है बच्चा, ठीक है, तो ये क्या है। इसके बाद देखोगे अगर बच्चे के अच्छे नंबर है तो इसका मतलब वो हेल्दी बच्चा है, और बच्चे के कम नंबर आए हैं तो उसका मतलब वो थोड़ा उसको एक्स्ट्रा जो सपोर्टिंग सिस्टम देना चाहिए वो उसको देना होगा बच्चे को, ठीक है। रिफ्लेक्सिव इसकी एक्शन देखते हैं और ब्रीदिंग देखते हैं बच्चे की, ठीक है, और हार्ट रेट, और ये हार्ट रेट भी आप इसमें देखोगे बच्चों के, तो ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। मसल्स हो गया, कलर हो गया, रिफ्लेक्सिव एक्शन, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ये हम इसमें देखते हैं। और इसमें BMR जो है वो हम बच्चे का नहीं देखते हैं, BMR हम बच्चे का चेक नहीं करते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही छोटा है, उस समय एकदम पैदा होते ही BMR चेक करना पॉसिबल बच्चे का नहीं है, ठीक है। तो BMR नहीं करेंगे, बाकी हम ये 4 चीज़ें करेंगे और साथ ही साथ हार्ट रेट भी हम उसका चेक करते हैं बच्चे का, और जैसे उसी के हिसाब से हम बच्चे को क्या देते हैं, मार्किंग देते हैं। अब अगर बच्चे को मान लो आपके बच्चे के आए हैं मार्किंग में मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 10, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके 10। अब देखा जाएगा कि 10 में से उस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। अब अगर 10 में से बच्चे के 0 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को बहुत ज़्यादा
हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए बच्चे को, ठीक है। अगर उसके 5 नंबर आ रहे तो मतलब उसको थोड़ी सीवियर बच्चे की कंडीशन है, थोड़ी मॉडरेट कंडीशन है, उसको क्या चाहिए, हमें हेल्प देनी है। और अगर उसके 10 आउट ऑफ 9 8 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बच्चा हेल्दी है, उसे किसी भी तरीके की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपगार स्केल, ठीक है। ये हमें जो न्यू बॉर्न बेबी है जब वो पैदा होता है तब हम उसको देने का काम करते हैं अपगार स्केल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन आर, ठीक है। एक्सटेंशन के भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक्सटेंशन वही जो आप गाँव जाते हो लोगों को सिखाते हो, ठीक है। एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा, ठीक है। तो एक्सटेंशन में आपका क्या है, इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव प्रोसेस। एक तो ये क्या है, ये कॉम्पिटेटिव प्रोसेस है, तो बिल्कुल भी नहीं है भैया, कॉम्पिटिशन हम कहीं नहीं कर रहे। इट इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस है, सब मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है, फ्लेक्सिबल है ये नेचर में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होगी नेचर में। आप अगर आपके आज आप गए हो फील्ड में और आपको लगता है कि फील्ड में आज कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका काम नहीं हो पाएगा, तो आप उसे कल के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही करना है, भले आपका कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा आपका, तो वो क्या है, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है। दूसरा है इट यूज फॉर्मल एजुकेशन अप्रोच। ये फॉर्मल एजुकेशन इसमें नहीं दी जाती, इसमें कहती है इनफॉर्मल दी जाती है, ठीक है। तो हमेशा ये इनफॉर्मल होगी एक्सटेंशन। तो इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन वो वाली होती है जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। BA BSc की डिग्री में हम कर रहे हैं, जिसमें हमें डिग्री मिलती है, क्लासेस होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, फिर रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से हमें डिग्री मिलती है, तो वो हमारी फॉर्मल है। इनफॉर्मल में कोई भी एग्जाम नहीं है, बच्चे लोग इंसान की मर्जी है, वो आके पढ़ सीख सकता है, उसका कोई एग्जाम नहीं होगा जितना भी उसने सीखा है, ठीक है। तो इनफॉर्मल वाली होती है। तो इसमें आपका ये एक्सटेंशन वाली कौन सी है, हमारी एक्सटेंशन इनफॉर्मल इन नेचर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो कोऑपरेटिव प्रोसेस है, दूसरा फ्लेक्सिबल है नेचर में, और तीसरा ये इनफॉर्मल इन नेचर है, ठीक है, नेचर में इनफॉर्मल है ये। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन इज, ठीक है। अगर आपको एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई ये भी क्या है, एक कैंपेन है, मास बहुत सारे लोगों को हम इंक्लूड करते हैं, एक मास लेवल पे हमारा कैंपेन चलता है, तो उसमें क्या है एडवांटेज ऑफ कैंपेन। तो इस तरीके के कैंपेन्स के क्या क्या एडवांटेज है। अ कैंपेन टीच प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं सिखाते हैं हम, ठीक है। कैंपेन में प्रिंसिपल्स नहीं सिखाते हैं। इसमें क्या सिखाएंगे, आ कैंपेन टीच प्रैक्टिसेस, ठीक है। किसके लिए होता है, किस तरीके की प्रैक्टिसेस आप फॉलो करो, ये हम कैंपेन के थ्रू सिखाते हैं। इट क्रिएट्स कंड्यूसिव एटमोसफियर फॉर एडॉप्शंस, ठीक है। ये एक अनुकूल हेतु प्रेरक माहौल को सृजित करता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई हम चाहते हैं कि लोग जो अपनी बेटियों को पढ़ाएं और बेटियां बचाएं, तो इसको क्या करोगे, यहाँ अनुकूलन हेतु प्रेरक माहौल, मतलब प्रेरक माहौल बनाता है कि हाँ लोग भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग क्या करेंगे, इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे। इट गिव्स क्विक रिजल्ट विद लोअर कॉस्ट, ठीक है। ये आपको क्विक रिजल्ट देगा लोअर कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन, ये जो 3 ऑप्शन है आपके ABD जो है आपके करेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक ऑप्शन और दे रखा है ऊपर, इट डील्स विद अ प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। ये क्या करता है आपका, इट डील्स विद अ प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस, ठीक है। प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कम स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स को क्या देता है, प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस के साथ डील करता है। तो ये स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स के साथ नहीं करता, ये बड़े लोगों के साथ, बहुत मतलब मास लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है ये। तो इसका आंसर वाला पीछे के जो आपके BCD आंसर इसके होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 क्वेश्चन, सिमेट्रिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इंक्लूड, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो सिमेंटिक बैरियर्स हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के सिमेंटिक बैरियर्स हमारे क्या क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, ये सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है कोडिंग और डिकोडिंग में, जब हम वर्ड्स में या इंप्रेशन में हमारी कोई दिक्कत आती है चीज़ों को कोड करने में और डिकोड करने में, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। रुकावटें हमारी होगी। तो इसमें आपकी एक तो क्या आएगी, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है, विशेषज्ञों की भाषा, मतलब इतनी टेक्निकल लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन में कि वो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो एक ही सही है। परसेप्चुअल बैरियर इसमें नहीं आएगा, अगर वो सामने वाला सही समझा रहा हो, आप समझ रहे हो, तो इसमें परसेप्चुअल बैरियर नहीं आएगा। मैसेज ओवरलोड नहीं आएगा इसमें, ठीक है। दूसरा है डैमेज ट्रांसलेशन, ये इसमें आएगा आपका ट्रांसलेशन ही गड़बड़ है, ठीक है। जो उसने ट्रांसलेट किया है फिर जो आप कर रहे हो वही गड़बड़ है। अंडरलाइंग एजम्पशंस, ठीक है, अंतर्निहित पूर्वानुमान, ठीक है। एजम्पशन, आप गलत चीज़ ही समझ रहे हो, ठीक है, गलत पूर्वानुमान ही आपका गड़बड़ है। तो ये सब आपके किस में आएंगे, ये आपके सिमेंटिक बैरियर्स में आएंगे, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए इसमें A D और E आपके आंसर हैं, ठीक है, C वाला।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपकी कौन सी लर्निंग प्रोसेस होगी? एक तो ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, ट्रेनिंग आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। दूसरा सेल्फ एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। तीसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट और एंड थ्योरेटिकल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल आपका ये आपका नॉन फॉर्मल में नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल। ठीक है, फोर्थ है डेमोक्रेटिक डिस्कशन एंड डायलॉग्स, ये भी आपका नॉन फॉर्मल में आएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? सब मिलजुल के भाई काम करें, मतलब सबके ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो वो डेमोक्रेटिव में आएगा। ठीक है, अथॉरिटेरियन एंड इम्पोज्ड ये भी नहीं आएगा इसमें। तो आपका जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसमें आपका क्या क्या आता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस स्किल्स, आप एक तो ट्रेनिंग दोगे और प्रैक्टिस स्किल्स दोगे, ये आपका नॉन फॉर्मल में आता है। दूसरा आपका सेल्फ एनालिसिस आएगा। तीसरा आपका डेमोक्रेटिक डिस्कशन एंड डायलॉग्स आएगा। ठीक है, तो वो ये नॉन फॉर्मल वाला आपको पता ही है, जो हम सामने वाले की मर्जी के पे उसकी ज़रूरत के हिसाब से या नीड्स के हिसाब से उसकी मर्जी से उसकी वो चाहता है तब वो पढ़ता है। ठीक है, उसको कंपलसरी या उस पर ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। वो क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इस तरीके की प्रिपरेशन नहीं है, बस हम उनसे जाके सिखा रहे हैं प्रैक्टिस को और उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो सीख रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस स्किल इसमें आ सकता है। सेल्फ एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन आ सकता है कि वो खुद से एनालिसिस कर रहा है कि उसे ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, दूसरा आपका डेमोक्रेटिक डिस्कशन एंड डायलॉग्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, ये आपका किसका क्वेश्चन है? फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैन बी, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन सी वाली थी हमारी? हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो हमारी रिसर्च थी उसके अंदर हमारे पास कितने तरह की डिज़ाइन थी? 3 तरह की ना। एक तो थी हमारी वन शॉट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दूसरी थी हमारी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और तीसरी थी हमारी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो जो क्वासी वन शॉट वाले में क्या होता है? हमारा वन शॉट वाले में हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप होता है जिसको हमें क्या करना होता है, जिस पर हम काम करते हैं, यानी कि कंपेयर करने के लिए 2 ग्रुप नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट वाला ग्रुप होगा बस आपके पास कंपेयर करने के लिए, दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, वो आपका था वन शॉट वाला। ठीक है, केस स्टडी वाला। ठीक है, वन शॉट एक्सपेरिमेंटल वाला। दूसरा है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल में आपके पास वो ग्रुप भी है जिस पे आप काम कर रहे हो, दूसरा ग्रुप जिसे आपने कंट्रोल किया, दोनों ग्रुप को आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, वो ग्रुप होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में आपका ये ट्रू जैसी ही है, बस इसमें रैंडम ये तो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा ये क्या है? ये आपका रैंडम नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, ये वाली आपकी क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वाली। तो इसमें हमें यही पूछा है इन्होंने, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या क्या हो सकता है। तो एक तो इसमें नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन रैंडम है ना ये, तो ये क्या होगी? नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन कहलाएगी। दूसरा कोहर्ट डिज़ाइन कहलाएगी। ठीक है, कोहर्ट डिज़ाइन भी है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आपके 2 आंसर आएंगे, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन और कोहर्ट डिज़ाइन। ठीक है, ये है। तो ये देखो ट्रू तो इसमें होगा नहीं क्योंकि ट्रू तो अलग ही तरह टाइप है। ठीक है, नॉन कोहर्ट नहीं होगा इसमें, और आपका नॉन इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट है ना, तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। 3 तो आप इसमें ऐसे भी हटा सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन आपका, इसमें हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है, जिसमें पेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीडिप्सिया और आपको पॉलीफेजिया बोला है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से सबसे पहला वाला, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर क्या आएगा? लार्ज पेप्टाइड चेन्स। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स हमारे पाए जाते हैं प्रोटीन में। ठीक है, हमारे पॉलीपेप्टाइड किसमें पाए जाएंगे? ये हमारी पेप्टाइड चेन, लॉन्ग पेप्टाइड चेन है। ठीक है, लंबी पेप्टाइड चेन हमारी क्या कहलाती है? पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, जो हमारे प्रोटीन में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? बॉन्ड से वो जुड़े हुए होते हैं हमारे पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये आपके पॉलीपेप्टाइड चेन पर होते हैं, इसमें कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है आपको पता ही है? पॉलीसैकेराइड्स हमारे क्या होंगे? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सैकेराइड्स किसमें पाए जाते हैं? जैसे ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक यूनिट है। फिर आपके ग्लूकोज के बाद स्टार्च है, तो वो क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलकर के हमारा स्टार्च बनाती है, तो वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है स्टार्च हमारा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? जो हमारा स्टार्च है वो क्या, जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या है आपका? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की लंबी चेन है, जैसे कि हमारा स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है। ठीक है, ये सारे आपका ग्लाइकोजन है, ये सब आपके क्या है? पॉलीसैकेराइड्स
सैकेराइड्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में क्या है आपका, पॉलीडिप्सिया है जब आपका इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। किसमें लगती है बहुत ज़्यादा प्यास आपकी, जो आपका डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ का एक सिम्टम भी है पॉलीडिप्सिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यास आपको लगती है, उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है। पॉलीफेजिया में इंक्रीज एपेटाइट, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये भी आपका डायबिटीज़ का एक सिम्टम है। पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया आपके डायबिटीज़ में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जब आपको बहुत भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, तो पॉलीफेजिया है, इंक्रीज एपेटाइट, आपकी भूख बढ़ जाती है। और पॉलीडिप्सिया में है आपकी थर्स्ट बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, आपको बहुत पानी, आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा पानी मांगती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंट्रोल पॉइंट। इसके बाद इसके और है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल क्रिटिकल लिमिट और डेविएशंस, ठीक है। ये आपका है उसका हैसेप का हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वाले का है ये, इन्होंने हमें दे रखा है, इसको हमें मैच करना है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को, ठीक है। अब इसमें हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो हम हैसेब में पढ़ते हैं, तो उसमें कंट्रोल पॉइंट का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि उसमें कंट्रोल पॉइंट का मतलब क्या है। तो कंट्रोल पॉइंट का मतलब आपका ए का मतलब है ये वाला, ठीक है। एनी पॉइंट्स इज कंट्रोल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एनी पॉइंट्स इन अ फूड सिस्टम वेयर लॉस ऑफ कंट्रोल डज नॉट लीड टू अनएक्सपेक्टेड हेल्थ रिस्क, ठीक है। तो कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं इसमें, आपका पहला वाला क्या ऑप्शन था, कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं, ये वो वाले पॉइंट है कंट्रोल पॉइंट, अगर आप उसमें एनी पॉइंट इन अ फूड सर्विस सिस्टम, ठीक है, फूड सर्विस सिस्टम में कोई भी पॉइंट वेयर लॉस ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे आपने लॉस ऑफ कंट्रोल करोगे, तो डज नॉट लीड टू अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क। तो इससे क्या होगा आपका, ये तो उल्टा बोल रहा है, खाद्य व्यवस्था में कोई बिंदु जहां नियंत्रण की कमी अस्वीकार्य सुखादों की ओर नहीं जाती है, बल्कि जाती है भाई, ठीक है। तो जो हमारा ये कंट्रोल पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट आपका लो फूड सेफ्टी रिस्क होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये बॉडी पे नुकसान नहीं करता है। यही ये भी बोल रहा है कि एनी पॉइंट इन अ फूड सिस्टम, कोई भी फूड सिस्टम का एक पॉइंट वेयर लॉस ऑफ कंट्रोल, जहाँ आपका कंट्रोल का जो लॉस होता है वो आपके अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क की तरफ नहीं लेके जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क की तरफ वो नहीं लेके जाता, तो वो आपका कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होगा, ये आपका नुकसानदायक होगा, ठीक है। दूसरा वाला जो सेकंड वाला है आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में आप देखोगे तो आप पॉइंट इन अ फूड सिस्टम वेयर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज एंड हजार्ड मिनिमाइज, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, जो आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में आपका फोर्थ वाला आएगा ये, ठीक है, फोर्थ वाला है ये वाला, ठीक है। तो ये फोर्थ है आपका। तो ये क्या बोल रहा है आपका, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में है अ पॉइंट इन अ फूड सिस्टम का कोई भी पॉइंट वेयर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, जहाँ पे कंट्रोल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड हजार्ड मिनिमाइज, और हजार्ड को हम कम से कम कर सकते हैं, जो आपका फूड है ख़राब होने के चांसेस है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है वो हमारा हाई रिस्क है, ठीक है, लाइकली टू अकर, मतलब हाई सेफ्टी जो है ज़्यादा यहाँ पे नुकसान, अगर यहाँ कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके लिए वो बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगी, ठीक है। फिर है क्रिटिकल लिमिट, सी वाला। तो क्रिटिकल लिमिट में क्या आएगा आपका, डिस्क्राइब tolerances that must be met to ensure that critical control limits effectively control microbial hazards, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आपको, जो क्रिटिकल लिमिट क्या होती है आपकी, डिस्क्राइब टॉलरेंसेस, ठीक है, दैट मस्ट बी मेट टू इंश्योर दैट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इफेक्टिव कंट्रोल माइक्रो, मतलब जो लिमिट आपने सेट की है कि आपको इतना टेम्परेचर देना है, ठीक है, जो भी आपने लिमिट सेट की है जो कि आपके माइक्रोब्स के नुकसान को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से बॉईल कर दो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके माइक्रोब्स जो होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे, तो वो क्या है, वो आपका क्रिटिकल लिमिट है, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ है डेविएशन, ठीक है। डेविएशन का मतलब क्या है आपका, फेलियर टू मीट अ रिक्वायर्ड क्रिटिकल लिमिट, अगर आपका क्रिटिकल लिमिट आप नहीं कर पा रहे हो, जो आपने डिसाइड किया था कि आप इतने टेम्परेचर तक बॉईल करोगे पर नहीं कर पाए, आपने बॉईल तो किया लेकिन वो आपका फेल हो गया, ख़राब हो गया आपका मिल्क फिर भी, तो वो क्या हो गया आपका डेविएशन हो गया, ठीक है। अगली बार आपको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसको डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। फेलियर टू मीट अ रिक्वायर्ड क्रिटिकल
लिमिट, ठीक है। क्रिटिकल लिमिट को लेने में यहाँ हम फेल हो गए हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट का हमारा फर्स्ट का है एनी पॉइंट इन अ फूड सिस्टम वेयर लॉस ऑफ कंट्रोल डज नॉट लीड टू अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क, ठीक है। ए का ये हो गया। बी का आपका क्या है? बी का है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आपका क्या है? सीसीपी भी बोलते हैं हम इसे। a point in a food service where food system where control can be exercised and hazards minimized, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया। क्रिटिकल लिमिट आपका थर्ड वाला ये है ऊपर, थर्ड वाला है ऊपर आपका ये वाला, ठीक है। prescribed tolerances that must be met to ensure that critical control points effectively control microbial hazards, ठीक है। ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ है डेविएशन है फेलियर टू मेट अ रिक्वायर्ड क्रिटिकल लिमिट, ठीक है। ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ है, तो ये आपके मेन इसमें है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यान का क्वेश्चन है। इसमें है क्रॉकस्क्रू यान, बकल यान, नब यान और फ्लॉक यान, ठीक है। तो इसमें हमें 4 यान दिए हैं। इन यान को हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में सामने वाले से मैच करना है। तो सबसे पहले है क्रॉकस्क्रू यान। कौन से होते हैं हमारे? क्रॉकस्क्रू यान होते हैं जो क्या आपके 2 प्लाई यान है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये? 2 प्लाई यान का एग्जाम्पल है आपका कॉर्क स्क्रू यान, ठीक है। ये 2 प्लाई यान का एग्जाम्पल है आपका कॉर्क स्क्रू यान, ठीक है। सेकंड है आपका बकल यान। बकल यान आपका किसका एग्जाम्पल है? बकल आपका 3 प्लाई यान का एग्जाम्पल है, ठीक है। बकल यान आपका 3 प्लाई यान का एग्जाम्पल है और ये आपका सेकंड प्लाई यान का 2 प्लाई यान का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फिर थर्ड वाला है नबयान, ठीक है। नबयान आपका किसका एग्जाम्पल है? नबयान है आपका सिंगल यान का एग्जाम्पल है। नबयान किसका एग्जाम्पल है? सिंगल यान का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर है आपका फ्लोक और फ्लैक यान है, ये आपका मल्टीप्लाई यान का एग्जाम्पल है, ठीक है। फोर्थ का ये रहा आपका, फोर्थ ये है और थर्ड आपका ये है, ठीक है। फोर्थ ये है और थर्ड ये वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल है। ये इन्होंने हमें यान के नाम दिया और यान को हमें मैच कराना है कि कौन सा यान कितने प्लाई यान का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैप, सूजनी, बायतन और ओर, ठीक है। ये आपको मैच करने हैं, ठीक है। तो आपका जो लैप है वो लैप क्या है आपका? ये आपका क्विल्टेड रैप अराउंड, ठीक है। क्विल्टेड रैप अराउंड को क्या बोलते हैं? हम लैप बोलते हैं। लैप है रेक्टेंगुलर रैप हैवीली पैडेड टू मेक अपर कन्वर्लेंस वार्म कन्वर्लेंस, ठीक है। वार्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं आपके लैप को, ठीक है। तो लैप क्या होता है हमारा? लैप हमारा होता है जब हम क्विल्टेड कर देते हैं, मतलब कि वार्म करने के लिए लेयर्स में जब कर देते हैं, ठीक है। जैसे रजाई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्विल्टेड रैप अराउंड हमारा क्या है? लैप है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सूजनी। सूजनी हमारा क्या है? सूजनी है आपका लार्ज ब्लैंकेट। सूजनी क्या होती है हमारी? लार्ज ब्लैंकेट, सॉरी लार्ज ब्लैंकेट, ठीक है। सूजनी है हमारा बड़ा कंबल, ठीक है। तो सूजनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू हम क्या बनाते हैं? लार्ज ब्लैंकेट बनाते हैं। उसके बाद है बेटन। बेटन हमारा क्या है? बेटन है आपका बुक को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं हम बेटन का, ठीक है। किसके लिए यूज़ करते हैं? बुक को रैप करने के लिए हम बेटन का यूज़ करते हैं, तो बुक्स को लपेटने के लिए। दूसरे फिर फोर्थ है आपका और क्या है आपके? और आपका पिल्लो केस है, मतलब पिल्लो बनाने के लिए यूज़ होता है और, ठीक है। तो ये आपके इसके मेन आप पिल्लो का जो कवर होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं और को, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैनल सेक्शन, कॉन्फ्रेंस, प्रोजेक्ट मेथड और लेक्चर मेथड, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनको हमें क्या करना है? मैच कराना है 4 ऑप्शंस को। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस को हमें क्या करना है? मैच करना है ये वाले।
तो इसमें आप देखो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है आपका, सबसे पहला ऑप्शन है आपका पैनल सेक्शन, ठीक है। तो पैनल सेक्शन के अंदर आपका क्या आएगा, पैनल सेक्शन में क्या करते हैं हम, पैनल बनाते हैं, ठीक है। वेयर 4 to 5 पर्सन्स कंडक्ट डिस्कशन बिफोर द ऑडियंस, ठीक है। जहाँ क्या पैनल में क्या होता है, आपने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में आते रहते हैं, वो 4 से 5 लोगों का पैनल बना देते हैं और फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऑडियंस के सामने। तो ये क्या है, ये आपका पैनल है, न्यूज़ चैनल में खूब आता है, जो लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेयर 4 to 5 पर्सन्स कंडक्ट डिस्कशन बिफोर द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या है, आपका पैनल का है, ठीक है, पैनल सेशन का, ठीक है। दूसरा है आपका कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में हमारे क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में है सेवरल पीपल्स मीटिंग टू डिस्कस एन पर्टिकुलर टॉपिक, कुछ लोग मिलते हैं और पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वो कॉन्फ्रेंस हो गया, एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कैंसर हो गया या इस तरीके के टॉपिक पे सब एक्सपर्ट्स आएंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हो गया। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड है आपका एन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट हमेशा क्या होगा, आपका एक्टिविटी होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट है ना वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ट्रेनिंग, ये एक्टिविटी होगी। एन एक्टिविटी वेयर लर्नर सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबे समय तक आप क्या करते हो, एक किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का समाधान निकालते हो प्रोजेक्ट के अंदर। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कई चीज़ों से रिलेटेड। फिर है लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड में आपका क्या है, लेक्चर मेथड है आपका, लेक्चर मेथड में है आपका प्रोवाइड फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन बाय अ इंस्ट्रक्शन टू अ ग्रुप लर्नर, ठीक है। मतलब कि एक ग्रुप होता है लर्नर्स का, उसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको फैक्ट्स वगैरह सब बताता है, जैसे हमारे टीचर क्लास में आके लेक्चर देता है हमें, ठीक है। एक व्यक्ति होता है आगे, वो हम सबको 20 लोगों को, 25 लोगों को क्लास में अपना टॉपिक डिस्कस, अपने बारे में, अपने टॉपिक के बारे में बताता है। तो एन एक्टिविटी वे लर्नर सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, नहीं सॉरी ये तो सेकंड वाला है, प्रोवाइडिंग फैक्ट इन्फॉर्मेशन बाय इंस्ट्रक्शन टू अ ग्रुप ऑफ लर्नर, ठीक है। ग्रुप जो हमारा लर्नर का एक ग्रुप है, उसके सामने क्या करता है, वो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है हमारा लेक्चर मेथड में, ठीक है, जो हमारा लेक्चर होता है, ठीक है। तो पहला पैनल सेक्शन आपका ये लास्ट वाला हो गया, 4 to 5 वाला, ये आपका फर्स्ट नंबर का हो गया 4 to 5 वाला। सेकंड वाला हो गया सेवरल पीपल, जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कुछ लोग आकर के डिस्कस करते हैं। फिर आपका इसमें है, फिर सेकंड नंबर पे ये हो गया। थर्ड नंबर पे प्रोजेक्ट मेथड आपका ये हो गई एक्टिविटी, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड आपकी एक्टिविटी हो गई। फिर लेक्चर मेथड आपका प्रोवाइडिंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 वाला क्वेश्चन, इसमें भी हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखना है सेल्फ कॉन्फिडेंस को किससे मैच करोगे आप। इसके बाद आपका है टास्क रिजल्ट, टास्क रिस्क टेकर, लीडरशिप, ओरिजिनलिटी और आपका फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें आगे से मैच करना है इसके मिलते जुलते ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है टास्क, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपका क्या आएगा, सुझाव आलोचना के लिए प्रति संवेदनाएं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपका आत्मविश्वास में आएगा रिस्पॉन्सिव टू सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। अगर आपको किसी तरीके का सजेशंस मिल रहे हैं और क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो आप उसके प्रति क्या हो, रिस्पॉन्सिव जवाब दे सको। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएगा, ठीक है। फिर है टास्क रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। टास्क रिजल्ट ओरिएंटेड में क्या आएगा आपका, इस क्वेश्चन के ना ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन सही नहीं है, पर जो हमसे हो पाएंगे वो हम कर लेते हैं। जैसे कि टास्क रिजल्ट ओरिएंटेशन का इसमें ठीक नहीं दिया हुआ है आंसर, तो इसमें जो थर्ड वाला है तो हम इसको छोड़ देंगे, टास्क रिजल्ट ओरिएंटेशन वाले को, क्योंकि ऑप्शन ठीक नहीं है इसके। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, यानी कि रिस्क टेकिंग वाला क्या होगा आपका, रिस्क टेकिंग होगा आपका लाइक चैलेंजेस, ठीक है, जिन्हें चैलेंजेस जो होते हैं वो पसंद होते हैं, ठीक है, तो वो तो ठीक है आपका। फिर लीडरशिप है, लीडरशिप में आपका क्या आएगा, लीडरशिप हमेशा इनिशिएटिव, परसिस्टेंस और परसरवेंस देता है, ठीक है, यानी कि पहल, दृढ़ता, अध्यवय और निश्चितता, ठीक है, ये हमारा लीडरशिप के अंदर आएगा, ठीक है, ये चारों ऑप्शंस। इसके बाद फिर है ओरिजिनलिटी नहीं मिला मुझे। फ्यूचर ओरिएंटेशन है, फ्यूचर ओरिएंटेशन में आपका क्या आएगा, फोरसाइट, परसेप्शन, यानी कि दूरदर्शिता, ये आपका फ्यूचर ओरिएंटेशन में आएगा। तो इसमें ये के वाला और ये आपका सेकंड वाले ऑप्शन के सही ऑप्शन नहीं मिले हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिर ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग के खूब देते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। अब यह बुद्धिमत्ता के प्रकार, ठीक है, बुद्धिमत्ता के प्रकार मतलब आपकी बुद्धि के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें आपका पहला है लिंग्विस्टिक, ठीक है, ये आपके उसमें उसके हैं, ये गार्डनर के जो टाइप्स हैं, ठीक है, गार्डनर की बुद्धि के जो टाइप्स हैं उसमें इन्होंने दिखाया। लिंग्विस्टिक में आपका क्या आएगा, लिंग्विस्टिक में आएगा आपका नोइंग एबिलिटी यूज वर्ड्स ऑफ, लिंग्विस्टिक मतलब नॉलेज, वो लैंग्वेज, ठीक है, तो जो भी आपके वर्ड्स का नॉलेज है, नोइंग एबिलिटी ऑफ यूज़ वर्ड्स ऑफ वर्ड्स टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज़, ठीक है, तो आप जब वर्ड्स को, नए आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करते हो तो वो किस में आएगा, लिंग्विस्टिक में आएगा, ठीक है। फिर दूसरा है आपका इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल वाले में है आपका सेकंड वाले में इंटरपर्सनल का आइडेंटिफाइंग डिफरेंट फीलिंग्स मूड्स, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट फीलिंग मूड्स मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस इन अदर्स, ठीक है, दूसरों के, जब हम इंटरपर्सनल में क्या, जब हम दूसरों की फीलिंग्स को, उनके मोटिवेशंस को और इन सब मूड्स को समझ सकते हैं, तो वो किस में आएगा, आपका इंटरपर्सनल में आएगा। फिर है इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल में आपका क्या आएगा, ये तो आपका पहले वाले का हो गया, ये आपका दूसरे वाले का हो गया। फिर इंट्रापर्सनल में आपका आएगा, नीचे वाला है, इंट्रापर्सनल में आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस एंड नोइंग वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब अपनी खुद के इमोशंस को समझना। इंट्रा है ना, इंट्रा मतलब अपने साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे इंट्रा कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपने खुद के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो जब हम खुद के इमोशंस को समझ रहे हैं, हम खुद के बारे में जान रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ रहे हैं, तो वो किस में आएगा, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस में आएगा, ठीक है। फिर है एग्जिस्टेंशियल, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल अस्तित्वता में हमारा क्या आएगा, इसमें है कंसीडर, फोर्थ वाला, कंसीडर अल्टीमेट इशू सच एज द पर्पज ऑफ लाइफ एंड द नेचर ऑफ डेथ, ठीक है, ये वाला कंसिडरिंग अल्टीमेट इशूज सच एज द पर्पज ऑफ लाइफ एंड द नेचर ऑफ डेथ। ये आपका, जब आप ये समझने लगोगे कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, तो लाइफ के बारे में समझ जाओगे, डेथ के बारे में समझ जाओगे, तो वो किसमें आएगा, आपका अस्तित्वात्मा में आएगा, ठीक है, भगवान की प्राप्ति जब हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी तरह की इंटेलिजेंस होती है हमारी, तो इन सब इंटेलिजेंस में ये आता है, ठीक है। तो सबसे पहला लिंग्विस्टिक में वही लैंग्वेज जब आप समझोगे, ठीक है, लैंग्वेज वाला आएगा लिंग्विस्टिक में, ठीक है। और जो इंट्रापर्सनल में आप जब दूसरों को समझोगे, ठीक है, तीसरा वाला में आपका, सॉरी, इंटरपर्सनल में आप दूसरों को समझोगे, इंट्रापर्सनल में आप खुद को समझोगे, ठीक है, इंट्रापर्सनल में आप खुद को समझोगे, ठीक है। और एग्जिस्टेंशियल में आप, जब आप दुनियादारी को समझ जाओगे भाई, ठीक है, मतलब लाइफ डेथ सब समझ जाओगे आप, तो ये आपका इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कौन सी वाली है भैया, कुटाई करने वाली, ठीक है, जो आपकी बहुत पिटाई करती है अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो तो, ठीक है। तो उसमें कौन सी आएगी, आपकी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग आएगी, यानी कि आपका ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। पेरेंट्स शो हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, एंड लो लेवल ऑफ वार्मथ टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, और उनके और बिल्कुल भी प्यार स्नेह उनकी उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपका कौन सी आएगी, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में आएगा, ठीक है, ये आपका पहला वाला का है, ठीक है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है अथॉरिटेटिव, सेकंड वाला है आपका अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, ये आपका डेमोक्रेटिव वाले हैं, अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिव एक ही बात होती है। तो इसमें आपका आएगा, पेरेंट्स ऑफर वार्म एंड केयर बट हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, पर कुछ कंट्रोल भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री छोड़ दे। ये कहेंगे कि भाई चलो 7 बजे से पहले घर आ जाना, लेकिन 7 बजे घर आ जाना, उससे पहले तुम्हें जो अपना फ्रेंड्स के साथ घूमना है घूम लो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका थोड़ा सा कंट्रोल भी करते हैं और वार्म भी रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, ये आपका सेकंड का आएगा, ठीक है, ये सेकंड का है और ये फर्स्ट का है। अब थर्ड वाला क्या है, परमिसिव पेरेंटिंग, ठीक है। परमिसिव पेरेंटिंग कौन सी वाली होगी, परमिसिव पेरेंटिंग होगी आपकी पेरेंट्स एक मिनट, ये गलत हो गया, इसमें कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये वाला जो था आपका अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो है, इसमें थोड़ा कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वाले में अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में, यानी कि इसका कंट्रोल क्या होगा, इसका होगा आपका ये वाला
पेरेंट्स यूज़ मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट मतलब ठीक ठीक कंट्रोल रखते हैं वो, ठीक है, एंड आर वार्म एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर पेरेंट्स, और बच्चों के लिए अच्छे रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और वार्म भी होते हैं, ठीक है। इसमें जो लो कंट्रोल वाला जो आया था वो पढ़ा नहीं था वो ऑप्शन मैंने, तो ये जो वार्म एंड केयर होता है, लिटिल कंट्रोल, ये आपका परमिसिव में आएगा, ठीक है, लिटिल कंट्रोल आपके किस में आएगा, परमिसिव में आएगा, बिल्कुल ना के बराबर कंट्रोल रखते हैं ये, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले जो है मॉडरेट कंट्रोल रखते हैं, भाई उन्होंने बोल रखा है कि तुम्हें घूमना फिरना है, जाओ घूमो फिरो, लेकिन कम से कम 6 बजे तक घर आ जाना, नहीं तो उसके बाद पड़ेगी पिटाई, ठीक है, वैसे मारते नहीं हैं ये वाले, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी, यानी आप क्या हो सकते हो, आपको ग्राउंडेड किया जा सकता है, फिर 1 हफ्ते तक कहीं नहीं जाओगे, अगर टाइम पे घर नहीं आए तो पॉकेट मनी काट ली, इस तरीके के पनिशमेंट देते हैं ये, ठीक है। आपके कौन से वाले, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग वाले, मारते पीटते नहीं है, ये सबसे अच्छे पेरेंटिंग होते हैं, मतलब आपको किस तरीके का पनिशमेंट दे देंगे कि आपको ग्राउंडेड कर दिया, 1 हफ्ते तक अब आप कहीं भी नहीं जाओगे, तो अगले बार जब आप टाइम से ही अपने आप घर आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपके परमिसिव पेरेंटिंग, वो सॉरी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग वाले वो होते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल भी, लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, हम बिल्कुल भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, लेकिन प्यार खूब है यहाँ भी, ठीक है, परमिसिव वाले में। और अनइन्वॉल्व वाले पेरेंटिंग जो है, अनइन्वॉल्व वाली पेरेंटिंग, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, पेरेंट्स प्रोवाइड नाइदर वार्मथ एंड नॉर कंट्रोल, ना तो वो प्यार करते हैं ना ही कंट्रोल करते हैं, एंड मिनिमाइज द टाइम दे स्पेंड विद द टीचर, और ये बिल्कुल सॉरी विद चिल्ड्रन, ये अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया चारों के ऑप्शंस में हमारे क्या क्या है। पहले वाले का ऑप्शन है आपका, इसका अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का आएगा आपका ये वाला, ठीक है, फोर्थ वाला। उसके बाद अथॉरिटेरियन है ये, अथॉरिटेरियन, ठीक है, ये अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव का आएगा आपका ये वाला मॉडरेट कंट्रोल वाला, ठीक है, मॉडरेट कंट्रोल वाला अथॉरिटेटिव में आएगा, ठीक है। डेमोक्रेटिव और अथॉरिटेटिव हमारे सेम ही होते हैं, ठीक है, ये आपका सेकंड वाला आएगा। फिर है परमिसिव, परमिसिव में क्या आएगा, परमिसिव में आपका ये वाला आएगा थर्ड वाला, ठीक है। परमिसिव में क्या है कि लो कंट्रोल है पर प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार भी करते हैं पर कंट्रोल ना के बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों को बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ वाला ये है, ना तो प्यार करते हैं ना ही कंट्रोल करते हैं, बाहर में जाओ, ठीक है, ये वो वाले बच्चे हैं। चलो समझ में आ गया, ये आपके चारों ऑप्शन हो गए हैं, इसमें आसान सही क्वेश्चन था ये। इसके बाद आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि फिर मुझे कॉलेज जाना है, तो 70 तक ही कर पाया आज हम, कोशिश तो करती हूँ मैं पर टाइमिंग की कमी के चलते, पर चलो कोई बात नहीं, इसको मैं अब अपने शाम को जो लेक्चर बनाऊंगी उसमें बाकी के 30 क्वेश्चन और करा दूंगी, ठीक है। फिर इसमें है आपका लास्ट वाला 70th क्वेश्चन है, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट है, ये सब हम ये बहुत आसान एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशन के क्वेश्चन हैं, सब पढ़े हुए हैं उसमें, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट्स, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, मारथंडम प्रोजेक्ट और आपका गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, ये सब हमने एक्सटेंशन में पढ़ रखे हैं। तो जो आपका नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट दिया था एस.के. ड्यू ने, ठीक है, एस.के. ड्यू ने, इधर है एस.के. ड्यू, तो दो पेज में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट वाले का क्या होगा, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट दिया था एस.के. ड्यू ने, ठीक है, इन्होंने। फिर दूसरा है आपका एस.के. ड्यू ने दिया था नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, दूसरा है आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने दिया था, कर्नल एल्बर्ट मेयर ने, ठीक है, कर्नल एल्बर्ट मेयर ने दिया था हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट हमारा कर्नल एल्बर्ट मेयर ने दिया था। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट हमारा एस.के. ड्यू ने दिया था, ठीक है। फिर तीसरा है आपका मारथंडम प्रोजेक्ट दिया था हमारा स्पेंसर हैश ने, ठीक है, मारथंडम प्रोजेक्ट दिया था डॉक्टर स्पेंसर हैश ने, ठीक है, मारथंडम प्रोजेक्ट दिया था डॉक्टर स्पेंसर ने। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट दिया था एफ.एल. ब्रायन ने, ठीक है, एफ.एल. ब्रायन ने, ये हमारा गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से आ गया। सबसे पहला वाला क्या था, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट एस.के. ड्यू ने दिया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट हमारा दिया था लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मेयर ने, इसके बाद दूसरा मारथंडम प्रोजेक्ट दिया था स्पेंसर हैश ने, और गुड़गांव एक्सपेरिमेंट दिया था एफ.एल. ब्रायन ने। तो ये जो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन की हिस्ट्री है उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, वाला पोर्शन हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए हम 30 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।